एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम 2024 के इंपॉर्टेंट केसेस को एक एक करके समझना स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2024 में जितने भी केसेस आए हैं उनमें से मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आगे फ्यूचर रूलिंग में भी यूज किया जाएगा, जो टॉप केस है, वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का। और यही है हमारा पहला केस। चलिए इस केस के फैक्ट समझते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया होता है स्टेट सर्विसेज के लिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए एक स्पेसिफिक कोटा एलोकेटेड होता है। अब ये एक्ट क्या करता है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए जो कोटा होता है इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है और कहता है कि इसमें जो बिलोंग करने वाले सारे लोग हैं उनके लिए ये आधा कोटा, और इसी कम्युनिटी के जो दो लोग हैं जो ज्यादा बैकवर्ड है या जिन्हें इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, वाल्मीकिस और मजहबी सिख्स, उनके लिए ये दूसरा कोटा रहेगा। तो यही जो सिस्टम है कोटा विद इन कोटा का, फर्स्ट प्रेफरेंस का, इसे सब क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक ब्रॉड कैटेगरी थी उसे आप स्पेसिफिक स्मॉलर कैटेगरी में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है तो जिसमें 10 लोग आ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स या ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस आप दो को अलग करो, ये बोलते हुए कि ये जो है ये ज्यादा बैकवर्ड है, ये ज्यादा प्रिविलेज्ड है, इसे ही हम सब क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस केस का मेन इश्यू यही है कि क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है या नहीं है। इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। पर सब क्लासिफिकेशन के मैटर के लिए जो लीडिंग केस है, जो लैंडमार्क केस है, वो है ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जो खुद एक 5 जज बेंच जजमेंट है। इसलिए प्रेजेंट केस को सुनने के लिए एक लार्जर बेंच को, 7 जज बेंच को रेफर किया गया। तो पहले ना हम ईवी चिन्नैया का जो जजमेंट है उसकी रीजनिंग समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्रेजेंट केस समझेंगे। तो ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की फैक्ट्स भी बहुत सिंपल है। इस केस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक कमिटी फॉर्मेट करती है, रामचंद्र राजू कमीशन, जिनका काम था स्टेट की एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। मतलब जिन ग्रुप्स तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा उन्हें आइडेंटिफाई करना। कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ऑर्डिनेंस के थ्रू एक एक्ट पास किया। अब ये एक्ट क्या करता है कि शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है जो प्रेसिडेंट पास करते हैं उसमें 57 कास्ट थे। अब इस 57 कास्ट को उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, और इन्हें अलग अलग कोटे में डिवाइड कर दिया, जो हो गया हमारा सब क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारे देवेंद्र सिंह केस में भी यूज आएगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो स्पेसिफिक क्लासेस या कास्ट को शेड्यूल कास्ट डेजिग्नेट कर सके। प्लस पार्लियामेंट के पास भी अथॉरिटी है कि वो इस लिस्ट में कौन से कास्ट को या ट्राइब्स को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ये डिसाइड कर सके। तो इस केस में 2 मेजर इश्यूज थे। पहला ये कि क्या ये कोटा विद इन कोटा, क्या ये सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, या ये आर्टिकल 14 की वॉयलेटिव है। दूसरा मेजर इशू ये था कि आर्टिकल 341 ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट होगी वो प्रेसिडेंट प्रिपेयर करेंगे, और इसमें अगर कुछ इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इसकी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऐसे में क्या स्टेट लेजिस्लेचर कुछ चेंजेस कर सकता है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई पावर है सब क्लासिफाई करने की या नहीं। तो ये 2 मेजर इश्यूज थे। ईवी चिन्नैया का केस डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिन्होंने यूनानिमसली कहा कि सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14 की वॉयलेटिव है। अब अगर आपको जजमेंट समझने का ये तरीका पसंद आ रहा हो तो आप मेरे 2 कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट का कोर्स, जिसमें ना हमने 2018 से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है उनको इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, वीडियोस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू। अगर आप एक बार ये कोर्स पढ़ेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट केसेस को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप एलएलएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डू चेक आउट माय फुल फ्लेजेड कोर्स ऑन क्लैट पीजी, जिसमें इस बार हम प्रोग्रेस ट्रैकर भी लेके आए, जो एक अकाउंटेबिलिटी शीट है जो आपको थ्रू एंड थ्रू एग्जाम प्रिपरेशन में प्रोग्रेस ट्रैक करने की, केसेस ट्रैक करने की, टॉपिक्स ट्रैक करने में हेल्प करती है। तो इन दोनों कोर्सेज के लिंक आपको यहाँ और डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। पर इस जजमेंट की क्या रीजनिंग थी ये समझते हैं, क्योंकि इसी रीजनिंग पर बेस्ड है देवेंद्र सिंह का जजमेंट। तो ईवी चिन्नैया केस के मेन 2 ही पॉइंट्स है। पहला, कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 341 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट बनाई जाती है शेड्यूल कास्ट की, उसमें फर्दर सब डिविजन नहीं हो सकता, क्योंकि इस लिस्ट में जो भी क्लासेस आते हैं वो सेम क्लास के होते हैं, वो सेम फुटिंग पर होते हैं, ये एक होमोजेनस क्लास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इनमें सब डिविजन करना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, आपस में भेदभाव करना हुआ,
जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है और इसलिए सब क्लासिफिकेशन इनवैलिड है। दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि इस लिस्ट में अगर कुछ भी एडिशन करना है या एक्सक्लूजन करना है तो इसकी पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। तो ये है सब क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस, जिसमें सब क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कहा गया और ये कहा गया कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है सब क्लासिफाई करने की। चलिए अब हमारे प्रेजेंट केस की बात करते हैं, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। तो इस केस में भी सेम ही चीजें हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस शेड्यूल कास्ट के कोटे को फर्दर सब क्लासिफाई करते हुए 2 कास्ट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, जिसे सब क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसी सब क्लासिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिन्होंने 6:1 की मेजोरिटी से जजमेंट देते हुए ये फॉलोइंग चीजें कही। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब स्टेट जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, उनके ग्रुप में उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जो मोर बैकवर्ड है और उन्हें कोटा विद इन कोटा प्रोवाइड कर सकता है। बस ये जरूरी है कि जो सब क्लासिफिकेशन है ये एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, इसके पीछे कोई एम्पिरिकल डाटा होना चाहिए जो ये शो करे कि इन ग्रुप्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या स्टेट सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक्चुअली में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस में इनइक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए ये कहा कि इन बैकवर्ड क्लासेस में भी मोर बैकवर्ड क्लासेस हो सकते हैं और इनफैक्ट इन मोर बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज ना करना, उन्हें सब क्लासिफाई ना करना, उन्हें रिजर्वेशन ना देना, इनफैक्ट ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, क्योंकि ऐसा ना करने से आप अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि गलत है। अपने इस रीजन को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट का भी सपोर्ट लिया। इंदिरा साहनी की जजमेंट में इस कोर्ट ने ये कहा था कि एससी, एसटी और ओबीसी ये सेम फुटिंग में आते हैं। इस रेफरेंस को इस एंगल से लिया गया था कि इंदिरा साहनी की जजमेंट में ओबीसी कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया गया था। तो अगर एससी, एसटी और ओबीसी सेम फुटिंग में आते हैं और ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, मतलब एससी का भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। चलिए क्विक रैप अप करते हैं। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस केस में हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है? तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेड्यूल कास्ट में ही इतने सारे लोग आते हैं तो हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हो जो सोशली, एजुकेशनली, कल्चरली वेल ऑफ हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें अब रिजर्वेशन की बेनिफिट की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मोर बैकवर्ड है, जिन्हें एक्चुअली में रिजर्वेशन की बेनिफिट की जरूरत है। तो उन मोर बैकवर्ड क्लासेस को सब क्लासिफाई करके उन्हें रिजर्वेशन को प्रोवाइड करना, यही एक्चुअली में इक्वालिटी हुआ। तो ये सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का टेस्ट पास करता है। तो शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, इट इज वैलिड। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, इसे बनाने की पावर 2 लोगों के पास है, पार्लियामेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास। ऐसे में स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? तो कोर्ट ने कहा कि वैसे तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, पर स्टेट जो है वो कुछ ऐसे लॉज और पॉलिसीज ड्राफ्ट कर सकता है जिसमें इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, जो कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, एम्पिरिकल डाटा के बेसिस पे होना चाहिए, वो मोर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें सब क्लासिफाई कर सकता है और उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस केस में ईवी चिनैया के केस को ओवररूल किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो ऐसे ही मेरे कुछ कोर्सेज भी है, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट का कोर्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही कोर्स की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.